अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे बेटा। यहाँ पर हमारे पास आज बात करेंगे 11.1 न्यूमेरिकल्स की। 11.1 न्यूमेरिकल्स में हमारे पास हमने एवरेज स्पीड ऑफ नाइट्रोजन जो है वो फाइंड करनी है गिवन में, जैसे कि हमारे पास मौजूद है। दो वैल्यूज़ उसने हमें डाटा की यहाँ पर दी गई हैं। एक हमारे पास एटमॉस्फेरिक प्रेशर की वैल्यू है 1 और टेम्परेचर दिया हुआ है उसने 0 सेंटीग्रेड, जिसमें मैं प्लस करूँगा 273 तो ये बन जाएगा बेटा जी 273 केल्विन। अब यहाँ पर हमारे पास एक और चीज़ है गिवन में, तो बेटा सिर्फ ये दो वैल्यूज़ ही हैं। एवोगाड्रो नंबर जो कि हमें वैसे ही याद होती है वैल्यूज़ की, वो होती है जी 1.38 मल्टीप्लाई 10⁻23। अब क्योंकि यहाँ पर हमें मैथ्स की भी ज़रूरत है, तो मैथ्स की वैल्यू यहाँ पर जो हमने जो फाइंड करनी है वो नाइट्रोजन की, वो हमें मालूम है कि 28 ग्राम डिवाइडेड बाय द एवोगाड्रो नंबर 6.02, तो हमारे पास जो वैल्यू आती है वो ऑलमोस्ट आएगी 10⁻28 किलोग्राम डिवाइडेड बाय 6.02 मल्टीप्लाई 10⁻26। अब यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि हमने 10⁻3 से मल्टीप्लाई और डिवाइड किया। ये इसलिए किया बेटा कि ये वैल्यू जो यूनिट था ना वो ग्राम में था। अब इस ग्राम को हमने किलोग्राम के अंदर कन्वर्ट करने के लिए इसको मल्टीप्लाई और डिवाइड किया। यहाँ तक क्लियर होगी होगी सारी बातें। अब नेक्स्ट चलते हैं। वैसे तो हमारे पास अगर देखा जाए तो जो टेम्परेचर का फार्मूला होता है वो होता है जी T इज इक्वल टू 2/3K और 1/2 mv स्क्वायर, मीन वैल्यू ऑफ द mv स्क्वायर। ये इक्वेशन है। अब यहाँ पर मैं अगर v के लिए इक्वेशन बनाना चाहूँ तो ऑलमोस्ट मेरे पास ये एक इक्वेशन बनेगी कि जो है वो स्पीड, एवरेज स्पीड ऑफ द नाइट्रोजन इक्वल टू किसकी आ जाएगी 3kT/m। तो यहाँ पर हमारे पास k की वैल्यू भी ऑलरेडी मौजूद है, m की वैल्यू हमने फाइंड कर ली है 28 किलोग्राम ओवर 6.02 मल्टीप्लाई 10⁻26। इन सभी वैल्यूज़ को अगर मैं यहाँ पर पुट करता हूँ और बाय कैलकुलेटर्स इनका आंसर निकालता हूँ तो मेरे पास अंदरूनी जो स्क्वायर रूट के अंडर जो वैल्यूज़ हैं उसका आंसर आएगा 243,078.03। अगर इसका मैं स्क्वायर रूट लूँ तो मेरे पास राइट आंसर जो आता है वो आता है जी 493 मीटर पर सेकेंड। ये था जी हमारा फर्स्ट न्यूमेरिकल। अब चलते हैं इससे अगले सेकंड न्यूमेरिकल की तरफ। सेकंड न्यूमेरिकल इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल, और इसकी जो स्टेटमेंट है उस स्टेटमेंट को बड़े गौर से सुनिएगा बेटा। अगर आपके पास बुक है तो उसे ओपन कर लें और उसकी स्टेटमेंट को पढ़ें। इसकी स्टेटमेंट के मुताबिक ही हमने यहाँ पे फार्मूला डिज़ाइन करना है और फिर इसको सोल्व करना है। स्टेटमेंट लिखा हुआ है कि शो दैट द रेशियो ऑफ द रूट मीन स्क्वायर। ये हमारे पास रूट मीन स्क्वायर है जिनकी हमने रेशियोज के हवाले से जो है वो बात करनी है। तो ये हमारे पास रूट मीन स्क्वायर स्पीड्स, हमारे पास जो रूट मीन स्क्वायर ऑफ स्पीड्स है वो किसके बराबर आ सकती है, वो बराबर है जी स्क्वायर रूट m2/m1। खुद ही उसने बताया हुआ है द टू डिफरेंस गैसेस एट द सर्टेन टेम्परेचर इज इक्वल टू द स्क्वायर ऑफ रूट्स ऑफ द इनवर्स रेशियो ऑफ देयर मैसेज। इन्वर्स रेशियो दी है, मसलन ऊपर अगर V1 है तो इसके नीचे क्या होगा M1 होगा, इधर अगर V2 है तो इधर क्या है M2 है। उसने स्क्वायर रूट्स इन्वर्स रेशियो दी है। मैं बार बार कह रहा हूँ कि इसकी स्टेटमेंट को हमने गौर से पढ़ना है, हमें वहाँ से समझ आ जाएगी, सारी बातें क्लियर हो जाएंगी। एक तो ये रेशियो है किसके दरमियान, हमारे पास स्पीड्स के दरमियान रेशियो है, और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है मैस के, स्क्वायर रूट्स ऑफ मैस। V1 अगर ऊपर है, आपको पता बेटे कि नीचे जो वैल्यू होती है वो इसका इन्वर्स रिलेशन होती है, तो इसी तरह से V2 के लिए ये इन्वर्स रिलेशन है। तो ये हमारे पास इक्वेशन है और इस इक्वेशन को हमने प्रूव करना है, और प्रूव करने के लिए हमारे पास गिवन डाटा, जैसे कि पहले हमने प्रीवियस अभी फर्स्ट न्यूमेरिकल में एक इक्वेशन डिज़ाइन की थी, याद होगी आपको कि हमारे पास जो एवरेज स्पीड थी उसकी वैल्यू इज इक्वल टू हमने किसे लिखी थी 3kT/m। तो यहाँ पर फर्ज करें जी V1 है तो यहाँ पर सपोज कर लेते हैं M1 है नीचे। इसी तरह से अगर इसको V2 कहेंगे तो नीचे क्या आ जाएगा M2 का।
अब इन रेशो फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, V1 को V2 से डिवाइड कर देंगे। जैसे ही डिवाइड करेंगे तो हमारे पास यहाँ पर आपके सामने वैल्यू है 3KT और यहाँ पर नीचे भी क्या वैल्यू है 3KT। ये तीनों वैल्यूज आपस में कैंसिलेट हो जाएंगी। इसके बटे के नीचे रह जाएगा M1 और इसके बटे के नीचे क्या है M2। अब ये बटे के नीचे अगर एक और बटा हो तो आपको पता है वो वैल्यू ऊपर आके मल्टीप्लाई कर देती है। तो 1/M1 और 1/M2 ये जब आपस में इंटरचेंज होंगे तो M2 ऊपर आ जाएगा बेटा और M1 नीचे आ जाएगा। और हमारे पास यही जो प्रूव उसने दिया था, कहा था इसको साबित करें, वो हमारे पास प्रूव हो चुका है। और इसमें फिर लास्ट पे हमने ये एक रिलेशन भी प्रूव कर दिया है कि इसमें जो स्पीड है वो बेसिकली किसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, स्क्वायर रूट ऑफ मास के। ये हमारे पास था सेकंड न्यूमेरिकल। अब चलते हैं थर्ड न्यूमेरिकल की तरफ। न्यूमेरिकल नंबर 3 जो है बेटा वो बड़ा ही इजी न्यूमेरिकल है, बस थोड़ा सा इसको अंडरस्टैंड कीजिएगा। यहाँ पर मैंने इक्वेशन में हमारे पास दो वॉल्यूम है, एक इनिशियल वॉल्यूम है जिसे मैंने VI से शो कर दिया है, एक फाइनल वॉल्यूम है जिसे मैंने VF से शो कर दिया है। अकॉर्डिंग टू द डायग्राम वो कहता है कि फर्ज करें कि इसका जो टोटल पहले वॉल्यूम था वो था V और फिर हमने इसको प्रेस किया अंडर सम प्रेशर और इसका वॉल्यूम कम होकर कितना रह गया, हाफ। जो हमने इस पर प्रेशर अप्लाई किया उसकी वैल्यू है जी 1.25 मल्टीप्लाई 10 की पावर मल्टीप्लाई 10 की पावर 5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। और इस दौरान जो हमने वर्क डन किया ये बेसिकली वर्क डन ऑन द सिस्टम है। तो आपको पता है वर्क डन ऑन द सिस्टम हमेशा नेगेटिव लिया जाता है। वो कितना है जी 100 जॉल। अब वो कहता है फाइंड करें कि जो फाइनल वॉल्यूम था ये VF, बताएं कि इसमें क्या चेंज आया और इसकी वैल्यू क्या है। तो ये वॉल्यूम हमने फाइंड करना है, लेकिन इस वॉल्यूम को फाइंड करने के लिए हमारे पास V की वैल्यू भी मालूम होनी चाहिए जिसको हमने यहाँ पर सपोज किया हुआ है। तो यहाँ पर देखिए जी अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला हम जानते हैं कि वर्क डन बराबर होता है प्रेशर इनटू वॉल्यूम। अब अगर यहाँ पर प्रेशर की बात करें उसकी वैल्यू है 1.25 मल्टीप्लाई 10 की पावर माइनस मल्टीप्लाई 10 की पावर प्लस 5, जबकि चेंज इन वॉल्यूम जो है उसकी जगह क्या आ जाएगा VF माइनस VI। अब इसकी वैल्यू पुट कर दें VF और VI में, यहाँ पर VF जो है वो बराबर है V/2 और माइनस आ जाएगा V, बाकी यहाँ पर सेम एज इट इज़ 1.25 मल्टीप्लाई 10 की पावर 5 प्रेशर की वैल्यू आ जाएगी। अब इन दोनों का जब हम एलसीएम लेके माइनस करेंगे तो ये V/2 जब इसमें से जाएगा तो ये आ जाएगा माइनस V/2, माइनस V/2 की वैल्यू रह जाएगी। यहाँ पे माइनस है V/2 और ये जो प्रेशर है हमने एज इट इज ही रखा और वर्क की जगह हमने उसकी वैल्यू पुट कर दी -100। तो ये माइनस इस माइनस से कैंसिलेट हो जाएगा। यहाँ पर हमने V की वैल्यू मालूम करनी है तो 2 इधर आके मल्टीप्लाई करेगा और जो है बाकी वैल्यू ये वाली वैल्यू जो है ये उधर जाके डिवाइड हो जाएगी बेटा। तो यहाँ पर जो V/2 की वैल्यू है वो ऑलमोस्ट इक्वल टू किसकी आ जाएगी, बल्कि 2 को उधर ना लेके जाएं मल्टीप्लाई करें बल्कि V/2 इधर ही रहने दें और यहाँ पर जो 100 है ये वैल्यू नीचे जाके इसके डिवाइड होगी 1.25 मल्टीप्लाई 10 की पावर 5। तो हमारे पास जो आंसर आता है V/2 का, क्योंकि हमने V/2 इसलिए रहने दिया क्योंकि फाइनल वॉल्यूम बराबर है V/2 के, तो हमने V/2 का ही आंसर निकालना है, V का नहीं निकालना। तो फाइनल वॉल्यूम हमारे पास जो आया वो किसके इक्वल आ गया जी 8 मल्टीप्लाई 10 की पावर -4 मीटर क्यूब। बड़ा छोटा सा न्यूमेरिकल था, आसान था, उम्मीद है आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट न्यूमेरिकल बड़ा आसान सा न्यूमेरिकल है बेटा 11.4 में देखिएगा हमारे पास क्या कहता है वो। यहाँ पर उसने इंटरनल एनर्जी की डिक्रीजिंग की बात की है और डिक्रीजिंग में आपको पता है हम उसको नेगेटिव में लेते हैं। तो -300 उसने इंटरनल एनर्जी डिक्रीजिंग की वैल्यू दी है और इसके बाद वर्क डन ऑन द सिस्टम है। तो ऑन द सिस्टम के लिए मैंने अभी पीछे भी आपको बताया कि हम उसकी वैल्यू भी नेगेटिव ही टेक करते हैं और फाइंड करनी है हमने Q की वैल्यू एंड द वेरी सिंपल फॉर्मूला Q इज इक्वल टू डेल्टा U प्लस W। डेल्टा U भी यहाँ पे -300 है और W की वैल्यू भी -120 है। तो दोनों को कलेक्टिवली देखें तो क्या वैल्यू आ जाएगी -420 जॉल। ये हमारे पास Q की वैल्यू आ जाएगी। ये छोटा सा ही न्यूमेरिकल है, ये बेसिकली हीट्स लॉस थी
कि इतनी हीट जो है वो इस सिस्टम में लॉस हुई, तो उसकी वैल्यू मेरे पास आ रही है माइनस में 420 जॉल, माइनस एंड शो कर रहा है कि यहाँ पर हीट का लॉस हुआ है। नेक्स्ट चलते हैं, उसके बाद है हमारे पास 1.5 न्यूमेरिकल। अब 1.5 न्यूमेरिकल को देखते हुए हमारे पास फर्दर क्या वैल्यूज हैं ज़रा देखिएगा। नेक्स्ट न्यूमेरिकल में देखें आप, एक कार्नेट इंजन है और इस कार्नेट इंजन के टेम्परेचर की वैल्यू उसने हमें दी हुई है। T1 टेम्परेचर है इसमें 227 सेंटीग्रेड, जबकि T2 टेम्परेचर जो है वो है 127। तो सेंटीग्रेड को केल्विन में बदलने के लिए हम इसमें प्लस कर देंगे 273, तो ये बन जाएगा 500 केल्विन। इसमें भी प्लस करेंगे 273, तो ये बन जाएगा 400 केल्विन। अब वो कहता है फाइंड करें, एक तो एफिशिएंसी फाइंड करनी है हमने अकॉर्डिंग टू द स्टेटमेंट, एंड कहता है आल्सो फाइंड द हीट इनपुट फ्रॉम द सोर्स एंड हीट रिजेक्ट टू द सिंक। सोर्स से कितनी हीट हासिल हुई Q1 और कितनी इसने रिजेक्ट की Q2। कहता है दोनों की वैल्यू फाइंड करें। अगर वर्क डन इस दौरान जो है वो कितना हुआ 10,000 जॉल। तो ये गिवन डाटा बेटा उसने हमें दिया हुआ है। अब नेक्स्ट चलते हैं इससे फर्दर। सबसे पहले तो हम निकालते हैं इसकी एफिशिएंसी, जिसका फॉर्मूला होता है 1 - T2/T1 मल्टीप्लाई बाय 100%। तो चलिए जी वैल्यू पुट करते हैं। T2 की वैल्यू इन केल्विन हमने निकाली हुई है 400 डिवाइडेड बाय 500, और जब इनको डिवाइड करके 1 में से माइनस करेंगे तो और मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से, तो बेटे आपके पास आंसर आ जाएगा 20%। ये तो मैंने निकाल ली एफिशिएंसी। अब चलते हैं Q1 और Q2 की तरफ। Q1 और Q2 की वैल्यू को फाइंड करने के लिए हम यहाँ पर एक रिलेशन को डिस्कस करेंगे। ये रिलेशन देखिएगा बेटा, Q1 डिवाइडेड बाय Q2 इज इक्वल टू T1/T2। इस रिलेशन को आप Q2/Q1 और T2/T2 भी लिख सकते हैं, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं। इस रिलेशन से हमें फ़ायदा क्या होगा ज़रा देखिएगा। अगर मैं इसमें वैल्यू पुट करता हूँ जी 500 T1 की जगह और 400 T2 की जगह, तो बाय द क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हमारे पास जो Q2 की वैल्यू है, पहले तो ये 2 0 0 से कैंसिल हुए ना, वैल्यू रिड्यूस हो गई। 5 आके Q2 से मल्टीप्लाई कर जाएगा। यहाँ 4/5 का टोटल रिलेशन निकालने तो हमारे पास आता है जी 0.8 इनको डिवाइड करने से। तो Q1 इधर आके मल्टीप्लाई कर जाएगा, तो रिलेशन क्या बन जाएगा बेटा, रिलेशन बन जाएगा जी Q2 बराबर आ जाएगा 0.8 Q1। अब इस रिलेशन को हम यूज करेंगे वर्क एनर्जी फॉर्मूले के अंदर, जहां पर हमने फॉर्मूला पुट किया है जी W इज इक्वल टू Q1 - Q2। अब Q1 - Q2 में इसकी वैल्यू पुट कर देते हैं। Q1 तो एज इट इज वैसे का वैसे रहेगा। Q2 की वैल्यू यहाँ पर बेटा हमने फाइंड की हुई है, वो है 0.8 Q1, ये वैल्यू पुट कर दी। जब इन दोनों को आपस में सब्ट्रैक्ट किया तो हमारे पास Q1 कॉमन लेने से 1 - 0.8 को माइनस करने से आंसर आता है जी 0.2 Q1। अब इस Q1 की वैल्यू फाइंड करने के लिए 0.2 को इधर नीचे आके डिवाइड कर देंगे, तो आंसर आ जाएगा हमारे पास, ये आ जाएगा Q1 बराबर आ जाएगा बेटा किसके इक्वल 50,000 के इक्वल, जिसको आप लिख सकते हैं 5 × 10⁴ जॉल। अब नेक्स्ट चलते हैं, हमारे पास बात करते हैं जी Q2 की। सेम एज इट इज इसी रिलेशन के अंदर जहां पर Q2 इज इक्वल टू किसके है, Q2 इज इक्वल टू किसके है 0.8 Q1 के, इसी के अंदर इसकी मैं वैल्यू पुट कर दूं तो मेरे पास Q2 की वैल्यू आ जाती है 40,000, यानी कि 4 × 10⁴ जॉल। और ये था हमारा न्यूमेरिकल नंबर 11.5। नेक्स्ट है बेटा हमारे पास 11.6 न्यूमेरिकल, और चलिए देखते हैं जी 11.6 न्यूमेरिकल में वो क्या कहता है। 11.6 न्यूमेरिकल में हमारे पास उसने जो गिवन में वैल्यू दी है वो कहता है a reversible engine work between the two temperature whose difference between 100। हमारे पास एक रिवर्सिबल इंजन है जो क्या कर रहा है जी, जिसमें टेम्परेचर की जो चेंजिंग है उसकी वैल्यू उसने 100 सेंटीग्रेड दी हुई है। आप इसको सेंटीग्रेड में भी लिख सकते हैं और इसको जो है ना आप केल्विन में भी लिख सकते हैं, ये दो नहीं है, ये ऑप्शनल है, इन दोनों में से कोई एक वैल्यू आप लिख लीजिएगा। सेकंड वन हमारे पास उसने कहा है जी कि इफ absorb the 740 joule of the heat from the source, कहता अगर वो सोर्स ऑफ हीट से 746
जॉल जो है वो हीट को अब्जॉर्ब करता है और 546 जॉल ऑफ एनर्जी जो है वो सिंक करता है। तो बताएं कि इसमें जो चेंज इन टेम्परेचर है उसकी वैल्यू क्या होगी। तो चेंज इन टेम्परेचर सोर्स और सिंक, T1 को मैं फर्स्ट कर लेता हूँ सोर्स और T2 को सपोज कर लेता हूँ सिंक, और ये दोनों हमने फाइंड करनी है। याद है हमने इसे प्रीवियस टॉपिक में, प्रीवियस न्यूमेरिकल में एक इक्वेशन पुट की थी Q1 ओवर Q2 इज इक्वल टू T1 ओवर T2। इसी रिलेशन को दोबारा दोहराएंगे। वहाँ पे हमारे पास यहाँ पर हमारे पास Q1 Q2 की वैल्यू मौजूद है, इसको यहाँ पुट करें रेशो, और इसकी रेशो निकालें तो वो ऑलमोस्ट निकलती है 1.336। नेक्स्ट हमारे पास अगर मैं T1 का एक रिलेशन बनाना चाहूँ तो वो रिलेशन निकलता है 1.336 T2 के साथ। इसी रिलेशन को आगे मैं यूज़ करूँगा इस फर्स्ट इक्वेशन में, क्योंकि मैंने केल्विन यूज़ किया है तो आप इसकी जगह ये इक्वेशन पुट करें 100 के इक्वल, और यहाँ पर हम वैल्यू पुट करने लगे हैं किसकी जी, यहाँ पर जो गिवन वैल्यू है ये 100 को आप इस तरफ ले हैं, ये बन जाएगा T1 माइनस 100 और इक्वल टू आ जाएगा किसके, T2 रिलेशन के। अब मैंने क्या करना है यहाँ पर इस इक्वेशन में, ये जो मेरे पास इक्वेशन है मैं फर्स्ट करता हूँ इसे इक्वेशन 2 कह देता हूँ, ये इक्वेशन 1 है। अब मैं क्या करता हूँ इस इक्वेशन में ये जो मैंने वैल्यू फाइंड की है T2 की, उसको इस T2 की जगह पुट कर देता हूँ। तो मेरे पास जो रिलेशन है वो बराबर था T1 इक्वल टू 1.336 और आगे आता है जी T2 की वैल्यू, और T2 की जगह हमारे पास अब रिलेशन आ जाएगा T1 माइनस 100। अब ये भी T1 है, ये भी T1 है, चलें इसको सोल्व करते हैं। 1.336 T1, ये 1.336 100 से मल्टीप्लाई करेगा तो बन जाएगा 136.6। नेक्स्ट हमारे पास क्या है बेटा, यहाँ पर देखिएगा जी, नेक्स्ट बेटा हमारे पास जब मैं इसमें वैल्यू पुट करूंगा और इस वैल्यू को अंदर मल्टीप्लाई करूंगा तो मल्टीप्लाई करने से हमारे पास जो वैल्यू आती है वो आती है 1.336 T1, और ये 100 से मल्टीप्लाई करेगी तो यहाँ पर ये वैल्यू आई। अब मैं इस माइनस वाली वैल्यू को T1 को एक तरफ अरेंज कर लेता हूँ, ये वैल्यू 1 से बड़ी है, ये वैल्यू 1 है, तो इसलिए इस वैल्यू को, छोटी वैल्यू को मैं यहाँ पर ले आता हूँ, तो ये रिलेशन बन जाएगा 1.336 T1 माइनस T2। ये T1 इधर आ गया, ये वाला T1 मैंने इस तरफ ले आया हूँ। अब 1 पॉइंट ये जो वैल्यू थी माइनस 136.6 ये उधर जाएगी तो उधर जाके प्लस हो जाएगी। अब इन दोनों को माइनस करूँगा तो मेरे पास जो वैल्यू, अगर मैं यहाँ पर T1 को कॉमन ले लेता हूँ तो अंदर वैल्यू रह जाती है 1.336 माइनस 1, जिसका आंसर आ जाएगा 0.366। अब ये जो 0.366 है ये वैल्यू इसके नीचे जाके डिवाइड हो जाएगी, तो मेरे पास आंसर आ जाएगा बेटा 100। अगर केल्विन है तो केल्विन लिख दें, अगर सेंटीग्रेड फर्स्ट किया हुआ है तो आप यहाँ पे सेंटीग्रेड लिख दें। अब यही वैल्यू जो 100 हमने निकाली है अगर मैं T2 की जगह पुट कर दूँ इसी इक्वेशन में तो मेरे पास 1.336 मल्टीप्लाई बाय किसी हो जाएगा 100 से, और जब इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आंसर आ जाएगा 133.6। ठीक है, और सॉरी हमने ये T1 तो पहले ही निकाल लिया हुआ है, 1 मिनट है ना। हम क्या करेंगे यहाँ से T2 फाइंड करने के लिए इसी इक्वेशन को क्या करेंगे, T1 की वैल्यू पुट करेंगे और डिवाइडेड कर देंगे 1.336 से, तो हमारे पास जो T2 की वैल्यू आ जाएगी वो ऑलमोस्ट क्या आ जाएगी 273 केल्विन। तो ये हमारे पास वैल्यू आ गई। अगर कोई प्रॉब्लम है तो ज़रूर डिस्कस कीजिएगा। याद रखिएगा बेटा इनकी डिवीजन से हमारे पास वैल्यू आई 373। अगर आपने केल्विन लिया है तो ये केल्विन में आंसर आ जाएगा। अगर आप इसको चाहते हैं सेंटीग्रेड में कन्वर्ट करना तो ये सेंटीग्रेड में 100 के इक्वल आता है। दूसरी वैल्यू हमने T2 की जो फाइंड की है उसमें आप ये रिलेशन भी यूज़ कर सकते हैं, या फिर ये जो ऊपर हमने एक रिलेशन दिया था T1 माइनस T2 जिनका डिफरेंस बराबर था 100 के, तो हमें मालूम है जब इनका डिफरेंस बराबर 100 के है तो अगर T1 है 373 तो इसमें से 100 माइनस करें तो वैसे भी आंसर कितना आ जाता है 273, जो कि बराबर होगा सेंटीग्रेड में किसके 0 सेंटीग्रेड। अगर कोई इशू है तो ज़रूर डिस्कस कीजिएगा क्लास में। नेक्स्ट न्यूमेरिकल पे चलते हैं। 1.7 न्यूमेरिकल इज़ द मोस्ट ईजीएस्ट न्यूमेरिकल है। देखिएगा हमारे पास T1 और T2 टेम्परेचर इसने दिया हुआ है।
मैंने इसमें 273 प्लस करके इसको केल्विन में कन्वर्ट कर लिया। अब हमारे पास फिर से वो क्या कहता है, फाइंड करें, एफिशिएंसी फाइंड करें। तो एफिशिएंसी का फॉर्मूला आपको पहले से मालूम है, एंड मल्टीप्लाई बाय 100%। अगर आप परसेंटेज में निकालना चाहते हैं तो हमारे पास एफिशिएंसी के फॉर्मूले में T2 और T1 की वैल्यू पुट की हमने और हमारे पास आंसर आ गया 52%। ठीक है जी। यहाँ पर जो मेरे पास आंसर आ रहा है बेटे वो आ रहा है 50%, जबकि जिस इंजीनियर ने इस न्यूमेरिकल में आंसर क्लेम किया था उसने आंसर क्लेम किया था बुक में कि 52% जो है वो इसकी एफिशिएंसी होगी, जबकि हमारे पास जो एफिशिएंसी आ रही है वो तो कितनी है, 50%। इसका मतलब है कि उसने जो क्लेम किया था वो रॉन्ग था, उसने गलत क्लेम किया था, उसे 50% क्लेम करना चाहिए था लेकिन उसने 52% क्लेम किया था। उसके बाद चलते हैं 11.8 न्यूमेरिकल के ऊपर। 11.8 न्यूमेरिकल में देखें जी, हमारे पास गिवन डाटा क्या दिया हुआ है, वर्क की वैल्यू दी गई है 100 जूल और Q2 की वैल्यू है 400 जूल, और फिर से हमने क्या फाइंड करनी है, एक तो उसकी एफिशिएंसी फाइंड करनी है। अकॉर्डिंग टू द स्टेटमेंट ये एक हीट इंजन है जो परफॉर्म कर रहा है 100 जूल वर्क डन, और इसके साथ उसने हमें कहा है कि एट द सेम टाइम ये रिजेक्ट भी कर रहा है हीट, और वो कितनी रिजेक्ट कर रहा है, 400 जूल। अब क्या करना है कहता था कोयलर रिजर्वायर की तरफ ये हीट रिजेक्ट भी कर रहा है। कहता व्हाट इज द एफिशिएंसी ऑफ द इंजन, हमें इस इंजन की एफिशिएंसी फाइंड करनी है। एफिशिएंसी का फॉर्मूला आपको पता है किसके इक्वल है, 1 माइनस Q2 ओवर Q1 के इक्वल है। अब हमारे पास Q1 की वैल्यू यहाँ पर मालूम नहीं है, तो चले Q1 की वैल्यू को फाइंड करने के लिए हमारे पास एक इक्वेशन है कि वर्क डन बराबर होता है किसके, Q1 माइनस Q2 के। यहाँ से अगर मैं Q1 की वैल्यू फाइंड करना चाहूँ तो Q2 उधर जाके प्लस हो जाएगा W में, तो जैसे इसको प्लस करेंगे मेरे पास जो आंसर आएगा जी, जैसे कि बेटा मैंने अभी आपको बताया कि हमारे पास फॉर्मूला आ जाएगा क्या, W इज इक्वल टू Q1 माइनस Q2। Q2 को मैं उधर ले जाऊँगा, उधर जाके प्लस हो जाएगा और इक्वेशन बन जाएगी क्या, W इज इक्वल टू, एक मिनट, इक्वेशन बनेगी मेरे पास Q1 इज इक्वल टू W प्लस Q2। Q2 की वैल्यू कितनी है 400, ये मैं इसमें ऐड कर देता हूँ। Q1 की वैल्यू है 100 प्लस 400 और आंसर कितना आ जाएगा Q1 का 500। Q1 की वैल्यू मैंने 500 वैल्यू निकाल ली है। अब मेरे पास Q2 की वैल्यू भी है, Q1 की वैल्यू भी है, तो ये वाली इक्वेशन पुट कर दूंगा एफिशिएंसी की, और यहाँ पर मैं Q2 और Q1 की जो वैल्यू पुट करूँगा इनकी रेशो के लिए डिवाइड करने पर जो आंसर आता है वो आता है 1/5। इस वैल्यू को मैं अगर 100 में मल्टीप्लाई करता हूँ तो ये कन्वर्ट हो जाता है इन परसेंटेज और आंसर आता है जी 20%। ये हमारे पास एफिशिएंसी है। उम्मीद है आप सबको बड़ा अच्छे से समझ आ गया होगा न्यूमेरिकल। नेक्स्ट चलते हैं अगले न्यूमेरिकल नंबर पे। न्यूमेरिकल नंबर 9 की बात करने लगे बेटे हम। तो 9 न्यूमेरिकल में सबसे पहले गिवन डाटा देखिएगा। वो कहता है कि एक कोऑर्डिनेट इंजन है और उस कोऑर्डिनेट इंजन में कहता है हुज लो टेम्परेचर रिजर्वायर इज 7 सेंटीग्रेड। लोअर टेम्परेचर रिजर्वायर जो है वो कितना है 7 सेंटीग्रेड। जबकि दूसरी तरफ हमारे पास क्या कहता है एन एफिशिएंसी ऑफ 50%, इट इज़ द डिज़ायर टू इंक्रीज द एफिशिएंसी ऑफ 70%। कहता है हमने इसकी 50% एफिशिएंसी को, कितनी एफिशिएंसी दी है इसने 50%, और इसको हमने कन्वर्ट करना है किसमें 70% में। कहता है बाय हाउ मैनी डिग्रीज द टेम्परेचर ऑफ द सोर्स बी इंक्रीजेस। कहता है बताएं कि हम इसके टेम्परेचर में कितना इजाफा करें T प्राइम, कि हमारे पास जो वैल्यू है वो इसकी परसेंटेज एफिशिएंसी है वो 0.5 से बढ़कर कितनी हो जाए 0.7 हो जाए, 0.5 से बढ़ के 0.7 हो जाए। तो चलिए बेटा इसके लिए फॉर्मूला अप्लाई करते हैं जी। ईटा N1 इज इक्वल टू एफिशिएंसी इज इक्वल टू 1 माइनस T2 ओवर T1 की वैल्यू है। अब यहाँ पर हमने T2 की वैल्यू पुट कर देनी है, कितनी है 280। इसमें बेटा क्योंकि हमने 273 ऐड किया था केल्विन में बदलने के लिए 7 के अंदर, तो वैल्यू होगी 280 केल्विन। तो ये 280 केल्विन जब वैल्यू इसमें पुट करेंगे तो यहाँ पर हमने T1 के लिए इक्वेशन बनानी है।
ये माइनस है, ये सारी वैल्यू को उधर ले जाएं, प्लस हो जाएगी, 0.5 को इधर ले आएं, ये आके इधर माइनस हो जाएगा। इसको इन्वर्स भी कर दें, उल्टा दीजिएगा, लेकिन पहले इसको माइनस किया तो आ गया 0.1 में से 0.5 गया तो 0.5। अब इसको इन्वर्ट कर लें, T1 को इस तरफ ले आएं और 0.5 इधर जाके डिवाइड हो जाएगा, तो T1 के लिए जो वैल्यू बनेगी वो आ जाएगी 560 केल्विन। अब ये जो 560 केल्विन है इसको लेके चलते हैं आगे फर्दर। ये जो मेरे पास बेटा वैल्यू आई है ना T1 टेम्परेचर के हवाले से, ये वैल्यू है 560। ये 560 उस वक्त वैल्यू हमारे पास आई थी जब हमने परसेंटेज क्या पुट की थी 0.5। जब हमने एफिशिएंसी की वैल्यू 0.5 पुट की तो इसका टेम्परेचर कितना था T1 560 केल्विन। अब हमने वैल्यू पुट करनी है किसकी 70%। इसी इक्वेशन में अगेन इसको 2 का नाम दे देंगे और ये जो T1 था इसकी जगह हम फर्स्ट कर लेंगे T प्राइम ले लेते हैं, ठीक है, हम इसको T1 प्राइम कह लेते हैं। अब ये जो T1 प्राइम है इसकी वैल्यू हमने फाइंड करनी है। उसी तरह से हमारे पास अब एफिशिएंसी में क्या है जी 0.7, क्योंकि ये परसेंटेज है 70% है, 70 को 100 से डिवाइड करेंगे तो आंसर आ जाएगा 0.7। तो ये जो 0.7 है, अब इस वैल्यू को रख के T1 प्राइम के लिए इक्वेशन बनाएं तो हमारे पास जो आंसर आता है 1 में से 0.7 गया है तो 0.3, T1 प्राइम इधर आ जाएगा, ये इधर आके डिवाइड हो जाएगा, तो T1 प्राइम की इक्वेशन जो बनती है वैल्यू, वो वैल्यू बन जाती है 933.33 केल्विन। 933.33 केल्विन ये जो टेम्परेचर है ये वो टेम्परेचर है जिस पे एफिशिएंसी कितनी है 70% एफिशिएंसी है। तो यही उसने हमें कहा था जी कि एक तो बताएं कि वो कितनी वैल्यू है और दूसरा इनके दरमियान डिफरेंस निकालते हैं। तो देखें जी हमें इंक्रीजिंग टेम्परेचर कितना पढ़ना पड़ेगा। ये तो मैक्सिमम वो इंक्रीजिंग टेम्परेचर है, ये उसकी पहली 50% वाली वैल्यू है, ये 70% वाली वैल्यू है। तो इस दौरान हमने कितना इंक्रीज़ किया, तो इंक्रीजिंग के लिए क्या करेंगे, हम T प्राइम में से T1 को फाइंड अपना माइनस कर देंगे। तो ये जो 373.33 केल्विन है ये वो टेम्परेचर है जो हमने 560 केल्विन में इंक्रीज़ किया, तो हमारे पास ये आंसर आ गया। कितना इंक्रीज़ करेंगे 373.33 केल्विन। तो ये था हमारे पास 11.9 न्यूमेरिकल। नेक्स्ट चलते हैं न्यूमेरिकल नंबर 11.10। बड़ा ही आसान न्यूमेरिकल है। हमारे पास है जी एक स्टीम इंजन बॉयलर है जिसको वो ऑपरेट कर रहा है एट द 450 टेम्परेचर पर। कितने टेम्परेचर पे वो बेटा इसको कर रहा है 450 टेम्परेचर पर बॉयल कर रहा है। कहता है हीट चेंज द वाटर टू स्टीम। हीट ने क्या किया, पानी को स्टीम में बदल दिया। विच ड्राइव्स द पिस्टन, the exhaust temperature of the outside air is about the 300 Kelvin। फर्ज करें कि इसका जो T2 टेम्परेचर है जो एग्जॉस्ट कर रहा है वो कितना है 300 केल्विन। तो कहता बताएं इसकी एफिशिएंसी क्या होगी। तो चलें जी फाइंड करते हैं द मैक्सिमम एफिशिएंसी ऑफ द स्टीम इंजन। ये एक स्टीम इंजन की बात हो रही है। तो वेरी सिंपल फार्मूला वही जो पहले हमने सारे किए हैं बेटा। हमारे पास क्या फार्मूला आएगा 1 माइनस इनकी वैल्यू पुट करेंगे एंड द मल्टीप्लाई बाय 100 कन्वर्ट इनटू द परसेंटेज। तो 1 में से माइनस करेंगे इसकी रेशो को, इसको डिवाइड करके क्या आंसर आ जाएगा 1.3। 3 इसमें से एलसीएम आ गया, 1 को किससे मल्टीप्लाई करें 3 से, तो 3 यहाँ पर आ जाएगा, 2 एज इट इज आ जाएगा, तो 3 में से 2 जाएगा तो 1। 1/3 डिवाइड करें तो हमारे पास आता है 0.333 मल्टीप्लाई बाय 100। जब 0.333 को मल्टीप्लाई 100 करेंगे तो आंसर आ जाएगा 33%। तो ये हमारे पास है जी न्यूमेरिकल नंबर 11.10 जो कि बहुत आसान था। नेक्स्ट हमारे पास 11.11 न्यूमेरिकल है जिसकी स्टेटमेंट को समझना बेहद ज़रूरी है। हमारे पास एक 336 जॉल ऑफ एनर्जी इज़ रिक्वायर्ड टू मेल्ट द 1 ग्राम ऑफ आइस। ये मेरे पास आइस है, फर्स्ट करें इसका मैस है जी कितना 1 ग्राम। तो ये 1 ग्राम ऑफ आइस है जिसको हम मेल्ट कर रहे हैं, कन्वर्ट कर रहे हैं लिक्विड के अंदर। और कहता है बताएं अगर 0 सेंटीग्रेड पर ये मेल्ट हो जाती है तो व्हाट इज़ द चेंज इन द एंट्रोपी ऑफ द 30 ग्राम ऑफ द वाटर। कहता है बताओ कि 30 ग्राम पानी के लिए एंट्रोपी में क्या चेंज आया।
इट्स चेंज टू द आइस एट द 0 सेंटीग्रेड बाय द रेफ्रिजरेटर। हमारे पास रेफ्रिजरेटर में भी इसको 0 केल्विन पे चेंज कर दिया गया है। नेक्स्ट चलते हैं जी, ज़रा गौर से सुनिएगा। यहाँ पर ना सबसे पहले तो एक बात याद रखिएगा बेटा कि मैस की वैल्यू उसने हमें ग्राम में दी है और इसको हमने ग्राम में ही रहने देना है, किलोग्राम में कन्वर्ट नहीं करना, क्योंकि आगे हमारे पास एक और वैल्यू है जो उसने ग्राम में दी हुई है जिसका नाम है लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, पहले तो मैं आपको इसके मतलब बता दूं, हमारे पास लेटेंट हीट हमने 9th क्लास में भी पढ़ी थी। वहाँ पे हमने दो तरह की लेटेंट हीट पढ़ी थी। एक लेटेंट हीट पढ़ी थी वेपोराइजेशन और एक पढ़ी थी फ्यूजन। वेपोराइजेशन और फ्यूजन में डिफरेंस क्या था? अगर हमारे पास लिक्विड सॉलिड फॉर्म है और सॉलिड को कन्वर्ट कर रहे हैं लिक्विड में, तो जो एक ख़ास टेम्परेचर पर अगर हम सॉलिड्स को लिक्विड में कन्वर्ट करते हैं तो उस टेम्परेचर को हम किसका नाम देते हैं? लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। इसी तरह से लिक्विड से अगर आप कन्वर्ट करना चाह रहे हैं उसको गैस फॉर्म में, ठीक है, तो दैट इज कॉल्ड द लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। एक और सब्लिमेशन भी होती है, ये केमिस्ट्री वगैरह में आपने पढ़ी होगी। तो फिलहाल हमारा ये टॉपिक नहीं है, हम यहाँ पे रहेंगे, कहाँ पे है? फ्यूजन पे। तो यहाँ पर हमारे पास एक अहम बात जो यहाँ पे समझानी थी वो ये थी कि सॉलिड को अगर लिक्विड में कन्वर्ट करें ना, तो डेफिनेटली सॉलिड फॉर्म आइस है, तो आइस का टेम्परेचर लो है और वाटर का टेम्परेचर ज़्यादा है, तो लो में ऐड करेंगे टेम्परेचर, देन यू कन्वर्ट इनटू द लिक्विड। और अगर लिक्विड से उसको आइस में लेके जा रहे हैं वाटर से, तो डेफिनेटली हम इसमें से टेम्परेचर को रिमूव करना पड़ेगा। और रेफ्रिजरेटर यही काम करता है कि वो टेम्परेचर को रिमूव करता है अंदर पड़े हुए खाने में से, और वो आहिस्ता आहिस्ता फ्रीज होना शुरू हो जाता है। तो चलें नेक्स्ट चलते हैं। हमारे पास टेम्परेचर की वैल्यू कितनी दी गई है? उसने 0 सेंटीग्रेड, अगर मैं इसमें प्लस कर दूं 273, तो ये वैल्यू बन जाती है 273 इन केल्विन। नेक्स्ट चलते हैं, उसने लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन भी हमें दी है, टेम्परेचर दिया हुआ है, मैस की वैल्यू दी। एंट्रोपी का फॉर्मूला होता है बेटा हमारे पास डेल्टा एस बराबर होता है डेल्टा क्यू ओवर टी, और 9th क्लास में हमने ये पढ़ा था फॉर्मूला कि डेल्टा क्यू बराबर होता है MLF। वहाँ पर हमने HF पढ़ा था, ठीक है, यहाँ पर हम उसको LF का नाम दे रहे हैं, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, ठीक है। मैस की वैल्यू हमने पुट की यहाँ पे बेटा, LF की वैल्यू पुट की हमने यहाँ पर, और जब इनको मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास जो डिवाइड करने के बाद आंसर आया वो आया जी -36.92। अब आप ये सोच रहे होंगे कि सर इस वैल्यू के साथ हमने ये माइनस साइन क्यों लगा दिया? भाई मैंने अभी तो आपको ये बात समझाई थी कि जब वाटर को कन्वर्ट करेंगे आइस में तो वी टेक इट नेगेटिव साइन। तो यहाँ पर भी हम बेसिकली वाटर को आइस में कन्वर्ट कर रहे हैं रेफ्रिजरेटर की मदद से, तो यहाँ पर वैल्यू नेगेटिव आएगी और यही नेगेटिव बाहर आ जाएगा और हमारी एंट्रोपी का आंसर भी नेगेटिव होगा। ये था बेटा आपका 11.11 लास्ट न्यूमेरिकल, जिसमें हमने एंट्रोपी फाइंड करनी थी और एंट्रोपी हमने फाइंड कर ली है। मुझे उम्मीद है आप बच्चों आपको बड़े अच्छे से समझ आ गई होगी। फिर भी अगर कोई प्रॉब्लम हुई तो क्लास में हम इसको डिस्कस कर सकते हैं। अभी भी जो क्वेश्चंस होंगे वो डिस्कस कीजिएगा। जैसे इसके पीछे वाली जो वीडियोस है 10.5 से ऑनवर्ड, उसमें थोड़ा सा शोर वगैरह होगा, तो आपने कोशिश करनी है उसको बियर करके सब्र करके उस वीडियो को समझना है। फिर भी अगर कोई प्रॉब्लम रह गई तो मैं उसको ज़रूर डिस्कस करूँगा। वो माइक की इशू की वजह से उसमें थोड़ा सी इंटरप्शन थी। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।